Y01 चैनल में आपका स्वागत है। ये C# फंडामेंटल वीडियो सीरीज है। इस वीडियो में .NET कोर और .NET फ्रेमवर्क को समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप .NET कोर और .NET फ्रेमवर्क में डिफरेंस को समझेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। तो हमें जो ज़रूरत है कंपाइलर की या रन टाइम की। तो कंपाइलर और रन टाइम क्या है? हम C# लैंग्वेज सीख रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे C# लैंग्वेज यूज़ करके, मगर सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, ये रन कैसे होगा? मैं डायरेक्टली C# कोड एक फ़ाइल में डालूं और सोचूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर CPU इसे समझकर हमें आउटपुट दे दे, ऐसा नहीं है। इसे रन टाइम या एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कंप्यूटर को बता सके क्या करना है। और हम जो फ्रेमवर्क या रन टाइम देख रहे हैं C# के लिए वो है .NET। अगर आपने .NET के बारे में पढ़ा या सुना होगा C# लैंग्वेज के लिए, तो आपको पता होगा कि दो अलग फ्लेवर हैं .NET के। अब हम ये समझेंगे कि दो डिफरेंट फ्लेवर क्या है .NET में, जिससे हमें ये अच्छे से पता रहे कि हम क्या यूज़ करेंगे आगे और वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जब कोई .NET की बात करता है, सिर्फ .NET, तो उम्मीद है कि .NET फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। .NET सिर्फ विंडोज़ सिस्टम साथ काम करता है और .NET फ्रेमवर्क जो करीब 2001 में आया था, जो कि मोस्टली विंडोज़ के साथ इंस्टॉल आता है और इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही सपोर्ट दिया जाता है। .NET कोर कुछ ईयर पहले ही आया है, अप्रॉक्सीमेटली 2016 के आसपास। और .NET को रेफर करते हैं .NET को, जो कि कम्प्लीटली ओपन सोर्स और किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। .NET कोर जो है कम्प्लीटली ओपन सोर्स, जो कि कहीं भी यूज़ हो सकता है, जैसे विंडोज़, मैक, लाइनक्स, यहाँ तक कि स्मॉल रास्पबेरी पाई पे भी। तो अब हम देखते हैं कि मेन इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस या फिर क्या चीज़ें हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने .NET कोड को बनाया अभी रिसेंटली, जबकि .NET फ्रेमवर्क बहुत मैच्योर है, बहुत पहले आ चुका था, नई नई चीज़ें डेली डालते हैं उसमें, तो अभी तक बहुत ही बल्कि भी हो गया था। शायद 2001 में जो कुछ बना होगा, मे बी उस टेक्नोलॉजी को उस टाइम में ज़रूरत था जो हम यूज़ कर रहे थे, बट टाइम बाय टाइम चीज़ें अच्छी आती है और पुरानी चीज़ को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारा चीज़ वो भी है जो कि यूज़फुल नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर हटाया तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर नया सिस्टम कोई यूज़ कर रहा है तो वो तो चलेगा, बट जिसका अगर पुराना सिस्टम है वो ठीक से नहीं चल पाएगा। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने उसको वैसा ही छोड़ दिया और नया .NET कोर बनाया। इस कोर को बनाने के लिए उसने स्क्रैच से स्टार्ट किया, कम्प्लीटली मॉड्यूलर रखा और जो भी मेजर डिपेंडेंसी थी .NET का विंडोज़ पे, उसको अलग कर दिया और अलग करके इसको एक अलग ही सॉफ्टवेयर बनाया जो कि मॉड्यूलर, फास्ट है। अब हम देखें कि मेन कुछ डिफरेंस मैंने नोट किया है एक टेबल में, वो आपको दिखाऊंगा कि वो क्या है। तो ये कुछ मैंने .NET फ्रेमवर्क और .NET कोर का कुछ लिस्ट जनरेट किया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है .NET फ्रेमवर्क पार्शली ओपन सोर्स है। कुछ चीज़ों को माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें ओपन सोर्स किया था, बट सारी चीज़ें ओपन सोर्स नहीं हैं। बट .NET कोर जो है वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। इसको आप कभी भी जाके इसके कोड्स को देख सकते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे क्या काम करता है, क्योंकि सारे कोड जो है आपके पास में है और आपको कुछ भी मैजिक नहीं लगेगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। .NET फ्रेमवर्क जो बना था बेसिकली विंडोज़ के लिए बना था। तो सेकेंड पॉइंट वही है कि ये विंडोज़ सेंट्रिक है और इसको सिर्फ विंडोज़ पे ही चलाया जा सकता है। वहीं पे .NET कोर को बनाया गया है इस टाइप से कि ये कहीं भी रन हो सकता है, विंडोज़ पे, मैक पे, लाइनक्स पे, और लाइनक्स के बहुत सारे फ्लेवर डिफरेंट हैं उस पे भी, यहाँ तक कि रास्पबेरी पाई जो कि इतना लाइट वेट है उस पे भी ये चलता है। तो इसीलिए ये जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तीसरा है पॉइंट परफॉर्मेंस को लेके। तो .NET फ्रेमवर्क क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, डेली नई फंक्शनैलिटी उनको ऐड करना पड़ता है और
इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, आपको हो सकता है कि एक फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे होंगे आप, बट एक फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए हो सकता है उसमें पहले से जो और ये दो फंक्शनैलिटी है, फंक्शंस हैं, वो आप यूज़ ना करें, बट फिर भी वो वहीं पे रहेगा। आप उसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि उससे बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है वो हट सकता है। तो इसी के चलते, और यह बहुत सारे रीज़न हैं, जो अनयूज्ड कंपोनेंट है, मे बी कोड प्रॉपर नहीं था, जो भी रीज़न है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसके चक्कर में परफॉर्मेंस वाइज बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता था और है अभी भी डॉटनेट फ्रेमवर्क में, जो कि डॉटनेट कोड को बनाने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है। और इसको ओपनली अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने बेंचमार्क पे इसको डिफरेंस दिखाते हैं। ये चीज़ आप भी देख सकते हैं, कई सारे बेंचमार्क हैं इसके लैंग्वेज को डिफरेंस करने वाला, जो कि ये दिखाएगा कि कौन कितना फास्ट है। तो डॉटनेट उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज के डेट में। उसके बाद है डिपेंडेंसी, जो था हमारा IIS पे होस्टिंग के लिए डॉटनेट फ्रेमवर्क का। तो क्या था कि एक कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है IIS पे, और ये रीज़न है कि हम डॉटनेट फ्रेमवर्क में बनी एप्लीकेशंस को हम कहीं और होस्ट नहीं कर सकते हैं। एक system.web करके एक DLL है पर्टिकुलरली, जो मुझे पता है, जो IIS से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, और ये एक मेजर ड्रॉबैक था कि इसको हम कहीं और होस्ट नहीं कर सकते थे। और IIS क्योंकि विंडोज़ का खुद का प्रोडक्ट है, तो वो इसी टाइप से कनेक्टेड था एक दूसरे से कि उसको वहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं था बिना ब्रेकिंग चेंजेस के। तो इसीलिए डॉटनेट फ्रेमवर्क में ये चीज़ इम्प्रूवमेंट लाई गई, और अब जो है डॉटनेट कोर के एप्लीकेशंस को कहीं भी होस्ट कर सकते हैं, तो ये अब इजी है। वहीं पे अगर मैं देखूं कंपाइलर के लिए, डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो कंपाइलर है वो एवरेज था, वहीं पे डॉटनेट कोर का जो है काफ़ी मोर इफेक्टिव है। बहुत ही इजीली आपको कोड आपका डिबग करके और बता देगी कि कहाँ पे क्या एरर है। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है इसमें। तो नेक्स्ट आता है पॉइंट, वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। अब ये है कि क्योंकि डॉटनेट फ्रेमवर्क बहुत पहले से है, तो इसमें जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी तक सपोर्ट करती है। विंडोज़ एप्लीकेशंस हो गया, विंडोज़ फॉर्म हो गया, WCF हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं जो कि आप बना सकते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करके। वहीं पे डॉटनेट कोर क्योंकि अभी बहुत ही रिसेंटली आया है, तो धीरे धीरे करके माइक्रोसॉफ्ट इसमें चीज़ें डाल रहे हैं, बट अभी भी उतना शायद कैपेबल नहीं है जितना कि डॉटनेट फ्रेमवर्क था, क्योंकि वो फुल फ्लेज है और बहुत लंबे टाइम से उसमें एप्लीकेशंस बनते आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि लिमिटेड एप्लीकेशंस एज न्यू टू मार्केट। बट धीरे धीरे करके ये है कि जहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस कर रही है, जैसे डॉटनेट कोर 3 वर्जन में उन्होंने विंडोज़ एप्लीकेशंस को भी डाला है, जो कि अब सपोर्ट करेगा, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाके कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है डॉटनेट फ्रेमवर्क को। और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि क्या क्या बना सकते हैं वो वैरायटीज़। इसमें बेसिकली जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो विंडोज़ एप्लीकेशन सारे बना सकता है और सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकता है। वहीं पे डॉटनेट कोर जो है अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले तक सिर्फ सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बना सकता था, जो कि कहीं भी रन हो सकता है, विंडोज़ पे, लाइनक्स पे, मैक पे, क्योंकि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। वहीं पे डॉटनेट फ्रेमवर्क के बने हुए सिस्टम्स, सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पे हो सकता है, क्योंकि उसी के लिए बनाया गया था उसको। तो फिलहाल ये था मेरा कुछ डिस्क्रिप्शन डिफरेंस जो पॉइंट आउट किया है। बाकी इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ हैं, क्योंकि इन्होंने लेटेस्ट बनाया है, तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स इसमें लाया गया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि आपको अगर कभी सिचुएशन ऐसा आए कि कौन सा चीज़ यूज़ करना चाहिए, तो आई गेस ये डिफरेंसेस के आप इजीली सोच सकते हैं कि कौन सा आपको आगे यूज़ करना है। डॉटनेट फ्रेमवर्क एंड डॉटनेट कोर दोनों ही C#, VB, डॉटनेट और F# को सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आप डॉटनेट कोर यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए, और वहीं डॉटनेट कोर हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। आगे हम देखेंगे कि डॉटनेट के अंदर क्या है और ये कैसे रन होता है और वो C# को कैसे सपोर्ट करता है। उसके लिए आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे डॉटनेट रन टाइम एंड डॉटनेट फ्रेमवर्क कि उसका इंटरनल कैसे है। धन्यवाद।